Hello, I'm Pratik Sinha and you're watching Medical Blasters. So we are going to blast this NEET and मैं आपको मेंटर करूंगा आपके बायोलॉजी सेक्शन के लिए. हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए. जैसा कि आपने देखा होगा अभी लास्ट जो एनटी का पेपर था, जो पेपर डिजाइन था, उसमें काफी इजी लेवल हमने देखा बिकॉज इट वाज अ वेरी फर्स्ट पेपर बाय एनटीए. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो होगा वो स्टैंडर्ड रेज होगा. अब वो कितना रेज होता है ये हम अभी नहीं बता सकते, ठीक है. हम अपनी तरफ से ऐसी कोशिश करेंगे कि चाहे पेपर लेवल इजी हो, मॉडरेट हो या टिपिकल हो, हम हर कंडीशन में बेटर स्कोर कर पाए, ज्यादा स्कोर कर पाए. और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको हमारे साथ बने रहना है और देखते रहना है मेडिकल ब्लास्टर्स. और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप अगर और भी ज्यादा गाइडेंस चाहते हैं और भी नीट के रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग अगर आप कुछ चाहते हैं कि हम आपसे बात करें, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर जुड़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है. ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे विद द बॉटनी, जो कि एक बड़ा पोर्शन होता है बायोलॉजी के अंदर. यहां पर अगर हम देखें नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड वेटेज की अगर बात करते हैं, तो बॉटनी का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा होता है. अगर हम ओवरऑल बायोलॉजी के वेटेज की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. बट जैसा कि मैंने आपको कहा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको हर तरह की तैयारी करनी होती है जो भी उससे रेलिवेंट है. यानी हमको हर सब्जेक्ट पे बिल्कुल बराबर ध्यान देना होता है और ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. जो हमारा स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसे हमको और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है और जो हमारा वीक सब्जेक्ट है उसे तो हमको स्ट्रांग बनाना ही है. दिस इज द थिंग, हमको इस तरीके से चलना और इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं. और दिस इज योर वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ मेडिकल ब्लास्टर्स. एंड हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम बिल्कुल वेटेज पे ध्यान देते हुए चलेंगे. हम कवर सब कुछ करेंगे, बट डेफिनेटली कहां से क्वेश्चंस बनते हैं बीच बीच में आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कहां रिपीट हुआ था, किस तरह का क्वेश्चन, या और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहां पे वो आया है. क्योंकि अक्सर देखा गया है दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां से भी क्वेश्चंस पुट करके और यहां पर दे दिए जाते हैं. ऐसा कई बार हुआ है. जैसा हम जानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर जो मेंस के पेपर होते हैं पुराने, वहां से क्वेश्चन उठ करके आ जाता है जो आपके नीट के एग्जाम्स के लिए. दीज थिंग्स एक्चुअली हैपन. हम इन सभी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे. और फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक चैप्टर. और मैंने कहा बेसिक और इसीलिए हम इसको शुरू कर रहे हैं बिकॉज हम सभी जानते हैं लिविंग वर्ल्ड क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, प्लांट किंगडम क्या है, हम सभी इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं. बट द थिंग कि कई बार होता है कि हमारे जो कंसेप्शंस होते हैं वो हमें लगता है कि कंसेप्शंस हैं, पर होते वो मिसकंसेप्शंस हैं. तो हम उन सभी मिसकंसेप्शंस को हम ब्रेक करने वाले, हम उस मिथ का बस्ट करने वाले, मतलब मिथ बस्टर के जैसे. और फर्दर हम इसके बारे में बात करेंगे और हम हर एक चीज को लेकर के चलेंगे. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द वेरी बेसिक टॉपिक. और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आप आगे चले जाइए, कितना भी एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, कुछ भी इधर उधर की नॉलेज आप इधर से गेन कर लीजिए, बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तभी आप कुछ कर पाएंगे, बहुत अच्छा अचीव कर पाएंगे. अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा कि वहां पर किस तरीके से लॉजिक अप्लाई किया गया है. कई बार हमको लगता है ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसको याद कर लेना चाहिए, लेकिन उससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट हम हमेशा मिस कर देते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन दैट कि आप उसको याद कर लें, बट कि मैं आपकी हेल्प करूंगा ताकि हम उस कंसेप्ट को इतना अच्छे से समझ लें कि उसको कितना ही घुमा करके पूछा जाए, कुछ भी किया जाए, तो आप उसका आंसर कर सकते हैं. ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू वेटेज और हर चीज के अकॉर्डिंग चलेंगे. शुरुआत करते हैं क्योंकि आज पहला लेक्चर है. हम शुरुआत करेंगे वेरी बेसिक चैप्टर के साथ, बहुत ही बेसिक चैप्टर के साथ, विच इज कॉल्ड एज लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड का मतलब हम सभी जानते हैं, यहां पे सारे लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में बात हो रही है. अब लिविंग कंपोनेंट्स या लिविंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लिविंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं. तो मैं आपके सामने कुछ फैक्टर्स रखना चाहता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ग्रोथ. क्या ग्रोथ एक एक्चुअल डिफाइनिंग कैरेक्टर हो सकता है? क्या ग्रोथ एक एक्चुअल डिफाइनिंग कैरेक्टर है? तो इस पे डिपेंड करता है कि ग्रोथ किन किन चीजों से एक्चुअली में मिलकर के बनी है.
सो देखो ग्रोथ में दो फैक्टर्स आ जाते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, सो देखो यहां पर हमने जो टर्म यूज की है दैट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एंड द इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो जब भी हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक के बारे में तो हमारे दिमाग में एक ही चीज सामने आती है, ठीक है, और वो क्या चीज होती है, वो हम ये देखते हैं कि एक्चुअली जो ग्रोथ हो रही है उसका सोर्स क्या है, वो कहां पर हो रही है। सो देखो अब मैं आपसे बोलूं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या वाकई में ग्रोथ नॉन लिविंग में होती है। अगर आप किसी एक सॉलिड सब्सटेंस की बात करेंगे, किसी चट्टान की, किसी रॉकी सब्सटेंस की बात करेंगे तो वहां आपको एज सच कोई पर्टिकुलर ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज वो नॉन लिविंग थिंग है। दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हम हिमालय की बात करते हैं, हम अरावली के कंपैरिजन में हिमालय की बात करते हैं, अरावली भी एक पर्वत श्रृंखला, एक एवरेस्ट है, और यहाँ पर अगर हिमालय की बात करें तो वहां पर वो भी पहाड़ों की श्रृंखला है। तो वहां पर डिफरेंस क्या है कि हिमालय लगातार साल दर साल जो है उसमें कुछ सेंटीमीटर्स में रेज होता है और वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में एक और एपिसोड भी है हमारा ऑनटेस्टा का, अंडरस्टैंड द कोर का फर्स्ट एपिसोड, जिसमें आपको ये सब चीजों के बारे में भी पता चलेगा थोड़ा और ज्यादा डिटेल में, तो आप वो देख सकते हैं, आई रिकमेंड यू। उसके अलावा अगर हम बात करें, हिमालय भी जो है वो ग्रोथ कर रहा है, बट वहां पे ग्रोथ फैक्टर्स क्या है, वो एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर के तौर पे ग्रोथ कर रहा है, यानी वहां पर एक्चुअली में हो रहा है एक्यूमुलेशन। तो यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन। सो एक्यूमुलेशन क्या वाकई में एक ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, क्या वाकई में एक कोई डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हो सकता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन तो भाई अगर आपके ऊपर मैं चीजें जमाना स्टार्ट कर दूं तो क्या आपकी ग्रोथ हो रही है, नहीं। जब तक इंटरनल मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, इंटरनली आपकी ग्रोथ नहीं होगी, तब तक आपकी ग्रोथ को कंसिडर नहीं किया जा सकता। सो इन दैट केस एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को हम डिफाइनिंग कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं मान सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्रिंसिक ग्रोथ फैक्टर। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब हुआ इंटरनल ग्रोथ, यानी अब जो भी कुछ हो रहा है, रेस हो रहा है, जैसे हम ग्रो होते हैं, हमारी जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है। तो इंटरनल ग्रोथ को हम कंसीडर कर सकते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर में, क्योंकि इस तरह की अंदर से इंटरनल ग्रोथ, ऐसा नहीं होता पहाड़ के अंदर कुछ बन रहा है और फिर पहाड़ जो है वो ऊंचा हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो भी कुछ होता है वो कैसा होता है, डिपोजिशन होता है, इट्स एक्चुअली में डिपोजिशन। ठीक है, लेकिन यहां इंट्रिंसिक ग्रोथ के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पे इंटरनल मेटाबॉलिज्म हो रहा है और उसके बाद हमारी ग्रोथ हो रही है, हम इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या इंट्रिंसिक ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, तो डेफिनेटली ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तो अब बात आती है कि ओवरऑल ग्रोथ की अगर हम बात करें, ओवरऑल ग्रोथ, तो ओवरऑल ग्रोथ को क्या हम एक डिफाइनिंग कैरेक्टर कह सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रिंसिक ग्रोथ फैक्टर हम ओवरऑल ग्रोथ को भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कह सकते। सो दैट मींस ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, एक और फैक्टर की हम बात करेंगे यहां पर, और वो है आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो अब बात करते हैं, देखो रिप्रोडक्शन क्या एक्चुअली में डिफाइनिंग कैरेक्टर हो सकता है यहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई डिफाइनिंग कैरेक्टर वहां पर ये हो सकता है। सो देखिए रिप्रोडक्शन के केस में आपने भी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में भी आपको ये चीज बता रखी है कि जब हम बात करते हैं स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या वो लिविंग नहीं है, ऐसा ऐसा है क्या, वाकई में वो लिविंग नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक इंडिविजुअल लाइफ की अगर हम बात करते हैं, इंडिविजुअल लाइफ के सर्वाइवल की बात करते हैं, सो दैट इज वेरी पॉसिबल कि यहां पर बिना रिप्रोडक्शन के, बिना रिप्रोड्यूस हुए वो सर्वाइव कर सकता है। रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीशीज सर्वाइवल, यानी हम यहां पर किसकी बात करेंगे, अगर हम स्पीशीज सर्वाइवल की बात करते हैं तो डेफिनेटली रिप्रोडक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। बट इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए अगर कहा जाए तो क्या इंडिविजुअल अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो स्टेराइल है, तो क्या वो लिविंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये कतई भी एक लिविंग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता। तो हम क्रॉस कर देते हैं इसे भी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हो गया मेटाबॉलिज्म। सो
इज मेटाबॉलिज्म अ डिफाइनिंग कैरेक्टर? ठीक है, अभी तक मैं आपको बहुत सारी चीजों से, मैंने इंट्रिंसिक ग्रोथ को भी मेटाबॉलिज्म के साथ को रिलेट किया था। यानी मैंने आपको बोला था जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन मेटाबॉलिज्म। तो क्या मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग कैरेक्टर हो सकता है? ठीक है, तो डेफिनेटली, क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या चीज होती है, मेटाबॉलिज्म खुद बना हुआ है दो पार्ट से। वन इज एनाबॉलिज्म एंड द सेकेंड वन इज कैटाबॉलिज्म। ठीक है, सो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, इन दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है कौन? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म क्या होता है? ये एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है, यानी यहां पर होता है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल्स, और उन सिंपलर मॉलिक्यूल्स से आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है ना, फ्रॉम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स। तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सिंपलर से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक, और अगर हम बात करें कैटाबॉलिज्म की, तो कैटाबॉलिज्म क्या होगा? कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकडाउन। तो वहीं पे जो कंस्ट्रक्टेड बड़े मॉलिक्यूल से, लार्जर मॉलिक्यूल से, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, या इवन मोर लार्जर मॉलिक्यूल जैसे ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, तो इन सभी मॉलिक्यूल्स का जो ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसको हम ऑक्सीडेशन, फूड ऑक्सीडेशन कहते हैं, या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल कहते हैं, तो वो होता है कैटाबॉलिज्म। तो यहां पे क्या होगा? ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ब्रेकडाउन में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे। ठीक है, और उनको बदला जाएगा ब्रेकडाउन के बाद सिंपलर वंस में। ठीक है, एंड सो तो ये जो प्रोसीजर होता है मेटाबॉलिज्म का, ये एक्चुअली में एक डिफाइनिंग कैरेक्टर के तौर पे कैंडिडेट क्यों है? ये सोचिए, ये इसीलिए है बिकॉज ये जो भी प्रोसेस हो रहा है आपका, यहां पर एनाबॉलिज्म हो रहा है या कैटाबॉलिज्म हो रहा है, इट इज टोटली ऑटोनोमस। इट इज टोटली ऑटोनोमस। ठीक है ना, ऑटोनोमस का क्या मतलब होता है? ऑटोनोमस का मतलब होता है ये टोटली सेल्फ डिपेंडेंट मैकेनिज्म है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो सिर्फ खुद पर डिपेंड कर रहा है, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। मतलब जो सेल्स होती हैं जिनके अंदर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो उसको एक्चुअली में कंट्रोल कर रहा है। ये टोटल ऑटोनोमस है। जबकि अगर हम बात करें कि और जो नॉन लिविंग थिंग होगी, अगर उसमें भी रिएक्शन होती है, उसमें भी ब्रेकडाउन के प्रोसेस होते हैं, उसमें भी बाकी चीजें होती हैं, तो उसको कोई कंट्रोल करने वाला, उसमें क्या होगा, फेट क्या होगा, हमें नहीं पता। यहां पे सेल के अंदर हमको फेट पता है कि अगर शुगर के, अगर मोनोसैकेराइड्स को जोड़ा जाएगा तो डाइसैकेराइड्स बन रहे हैं अगर वहां पर, और उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा या फिर स्टार्च होगा। उसका कैसे यूटिलाइजेशन किया जाएगा? मसल्स में जाकर के कैसे स्टोर होगा, कब कन्वर्जन होगा, ये सारी चीजें कंट्रोल में है। और इसीलिए जो मेटाबॉलिज्म है वो टोटली इंट्रिंसिक प्रोसेस होता है। ये कैसा प्रोसेस होता है? ये टोटली इंट्रिंसिक प्रोसेस होता है। इंट्रिंसिक मतलब ये कंप्लीटली डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये इंटरनल एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। इट डजेंट मैटर बाहर का एनवायरमेंट क्या है, सेल का एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। प्लस सेल कम्युनिकेशन में भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डेफिनेटली एक डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा। तो ये दोनों नहीं होंगे, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, लेकिन मेटाबॉलिज्म एक डेफिनेट डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा। ठीक है, अब अगर उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की, तो वो हो जाएगा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो जब हम बात करते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मतलब क्या होगा? आपको याद आ रही होगी सेल थ्योरी। ठीक है, अगर आपने उसको पढ़ा है तो आपको याद आ रही होगी उसकी एक लाइन जो कि बाद में रुडोल्फ विर्चोव ने ऐड की थी, दैट ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब सेल जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर के बन रही है। साथ ही हमने सेल थ्योरी में ये सीखा
कि देयर इज नो लाइफ विदाउट सेल, मतलब लाइफ होने के लिए सेल जरूरी है। तो यहां पर हमारे सामने एक डिफिकल्टी आती है, एक प्रॉब्लम आती है, और वो क्या आती है कि हमें पता चलता है कि ये भाई साहब जो है, यानी कि ये जो वायरस है, जैसे हम यहां पे बैक्टीरियोफाज की बात करें, इन भाई साहब के पास कोई सेल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इन भाई साहब के पास क्या है, कोई सेल है ही नहीं। और उस केस में अगर हम बोले तो क्या ये एक लिविंग पार्टिकल है, नॉन लिविंग पार्टिकल है, बट ये तो मल्टीप्लाई कर रहा है, ये तो इन्फेक्शन भी कर रहा है, ये पूरे के पूरे बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लाई करके लाइटिक साइकिल करके बाहर निकल जाता है, उसको कंप्लीट खा जाता है एक तरीके से। तो यहां पर इसीलिए इसको बैक्टीरियोफाज भी कहा गया है। तो इसके पास भाई साहब के पास क्या है, सिर्फ एक सिंपल सा डीएनए मॉलिक्यूल है और उसके अलावा एक प्रोटीन कोट है, सेल तो है ही नहीं। तो क्या होगा फिर, अभी तो हमारी सेल थ्योरी की जो लाइन है कि सेल होनी चाहिए लिविंग के लिए, वो गलत हो जाएगी, ठीक है। बट एक बात यहां पे कंसीडर करने वाली है, और वो ये है कि ये भाई साहब जो है जब तक बाहर पड़े रहते हैं तब तक किसी काम के नहीं है, ठीक है ना। ये बैक्टीरियोफाज किसी काम के नहीं है। ये काम कब होगा इनका, जब इनको सेल के अंदर डाला जाएगा। जैसे ही सेल के अंदर आते हैं और जैसे ही ये एक सेल के अंदर पूरे आ जाते हैं, उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाते हैं। उससे पहले क्या थे, उससे पहले इनएक्टिवेट थे। तो हम ये कह सकते हैं सेल थ्योरी की वो लाइन बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज सेल के अंदर आने के बाद ही इन भाई साहब में भी लाइफ आई है। दैट मीन्स, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो बैक्टीरियोफाज है या नॉर्मली कोई भी वायरस है, वो सिर्फ सेल के अंदर एक्टिवेट रहता है या लिविंग रहता है, सेल के बाहर वो नॉन लिविंग हो जाता है। और यही रीजन है हम कहते हैं कि जो वायरस होता है, कोई भी वायरस अगर होता है, उसे हम कहते हैं लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक। तो लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक कहा जाता है वायरस को। पर हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने अभी अभी देखा सेल इंपॉर्टेंट है फॉर लाइफ, बिना सेल के लाइफ नहीं है। अगर इन भाई साहब की सेल हटा दी जाए तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे, और जैसे ही इनएक्टिवेट हो जाएंगे लाइफ यहीं पे खत्म, ठीक है। तो यही हम बोलना चाह रहे हैं कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या वाकई इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक डिफाइनिंग फैक्टर हो सकता है, नहीं है, कंफर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे, आगे चलेंगे हम और आगे की बात करते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं जैसे रेस्पिरेशन या मैं आपसे बोलूं डाइजेशन, ठीक है, इस तरह के अगर मैं प्रोसेस बोलता हूं, आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो प्रोसेस है, हम अगर उनके बारे में बात करते हैं, तो क्या ये एक लाइफ के लिए डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हो सकते हैं, क्या लिविंग कैरेक्टर्स हो सकते हैं डिफाइनिंग। तो पहली बात तो इनका बेस जो है, यानी रेस्पिरेशन और डाइजेशन जो प्रोसेस है, या और भी कोई भी फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है, वो टोटली डिपेंड किस पे करते हैं। ये सारा सब कुछ खेल किसके लिए रचा जा रहा है, एनर्जी के लिए, राइट। और एनर्जी कैसे मिलती है हमको, कैटाबॉलिज्म से, राइट। कैटाबॉलिज्म किसका पार्ट है, मेटाबॉलिज्म का। यानी कि हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन और डाइजेशन आर जस्ट पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। पर्टिकुलरली रेस्पिरेशन और डाइजेशन को हम लिविंग कैरेक्टरिस्टिक में नहीं रखेंगे, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं यहां पर इनका पूरा प्रोसीजर। जैसे रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन बेसिकली ये करता है हमारे लिए, कैरी करता है ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। और फिर ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो होता है, ये फूड ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फूड के ऑक्सीडेशन को, इसी को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, इसी को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी ये किसका पार्ट हो गया, मेटाबॉलिज्म का हो गया, तो वहां पे कैंसिल आउट हो गया। उसके अलावा ये जब ये फूड ऑक्सीडेशन होता है तो इसकी यहां से एनर्जी निकलती है, ठीक है। ये एनर्जी निकलती है जिस एनर्जी का यूज ऑर्गेनिज्म करता है। तो ये जो फूड ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये फ्रेगमेंटेशन, जब इनका फ्रेगमेंटेशन होता है, इससे पहले ये डाइजेशन का क्या काम है, फूड का फ्रेगमेंट ब्रेकडाउन, ठीक है, फूड का ब्रेकडाउन।
और उसका भी मतलब क्या होगा, ब्रेकडाउन में ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी निकलेगी। तो टोटली ये जो प्रोसेसेस है ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आपके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी ये भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गए। तो क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टर हो सकते हैं? नहीं, ये मेटाबॉलिज्म है जो कि एक्चुअल में डिफाइनिंग कैरेक्टर है, तो हम इनके लिए भी नहीं कहेंगे ये डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होंगे। सो नाउ व्हाट, अब क्या बच रहा है हमारे पास? तो एक कैरेक्टर आपको दिखाया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, दैट इज कॉन्शियसनेस। सो व्हाट इज एक्चुअली कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब हुआ? देखो, कॉन्शियसनेस जो होती है, ठीक है, कॉन्शियसनेस जो होती है, ठीक है, उसमें अगर हम बात करें कॉन्शियसनेस के बारे में, तो वो होता है जैसे मान लीजिए आपको मैंने कोई पिन चुभाई, या आप किसी फायर के पास हैं, या एनीथिंग जो भी हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिस्पॉन्ड करवाता है, या हमारे अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आने की वजह से रिएक्शन होती है, एक स्टिमुलेशन की वजह से कोई हमारा अंदर से बॉडी से एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, तो ये कहलाता है कॉन्शियसनेस। हम कॉन्शियस हैं, ये कैसे डिफाइन करेगा कि हमारे अंदर उसके लिए एक रिस्पॉन्स आ रहा है। बट वॉट अबाउट इन केस ऑफ प्लांट्स? क्या प्लांट से आपने कभी बातें की? आप बातें कर रहे हो भाई, आप पूछ रहे हो भाई जिंदगी के बड़े डिसीजन लेने हैं, और आप अपने बहुत प्यारे से प्लांट से, सीडलिंग से आप बात कर रहे हो कि यार ये कैसे करना है, और वो रिस्पॉन्स कर रहा है आपको, वो हिल करके बता रहा है आपको। डू यू थिंक सो ऐसा कुछ होता होगा? बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते। इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी एट ऑल, बिकॉज प्लांट्स के पास एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि कॉन्शियसनेस के लिए, वो है नर्वस सिस्टम। वो वहां पर नहीं होता। देन तो फिर तो ये गलत हो गया। कॉन्शियसनेस फिर एक लिविंग डिफाइनिंग कैरेक्टर हो ही नहीं सकता, बिकॉज प्लांट्स आर लिविंग, ये हम जानते हैं, ये हमको बिल्कुल पता है कि प्लांट जो है वो लिविंग है, वो लाइफ है, उनके अंदर लाइफ है, डेफिनेटली लाइफ है, ठीक है। लेकिन अगर वो कॉन्शियस नहीं है, तो क्योंकि हम तो कह रहे हैं कॉन्शियसनेस इसका वो लिविंग कैरेक्टर होना चाहिए, तो कॉन्शियसनेस नहीं होगा। तो प्लांट के केस में हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम एक्चुअली में इसकी सही लैंग्वेज पे आते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ठीक है। तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई के बारे में। तो क्या प्लांट किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करते हैं? क्या वो अपना रिस्पॉन्स देते हैं? ठीक है, आप सोचिए, लाइट, हम सनफ्लावर की बात करते हैं, सिंपली सनफ्लावर, जिस तरफ सूरज का एक्शन होगा, जिस तरफ वो लाइट एक्चुअली में आ रही होगी, जो सनफ्लावर होता है वो अपना मूवमेंट शो करता है, यानी फोटो एक्टिव मूवमेंट होते हैं, ठीक है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, वो दिखाता है वहां पर, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, प्लांट्स वो दिखाते हैं। अगर कोई केमिकल सीक्रेशन कर दिया जाए, तो उसके जैसे मान लीजिए आप आर्टिफिशियल हार्मोन्स यहां पर यूज कर रहे हैं, या बहुत सारी दूसरी चीजें, तो वहां पर वो प्लांट्स भी उसके अगेंस्ट में या उसके फेवर में रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा नेगेटिवली जियोट्रॉपिक जो रूट्स होती हैं, न्यूमेटोफोर्स होते हैं, जिनके न्यूमेटोथोड्स पाए जाते हैं, ऊपर पोर्स होते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट रिस्पॉन्सेज यहां पर दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट हार्मोन्स, ठीक है ना, उनके रिस्पॉन्सेज वहां दिखेंगे। आप प्लांट के साथ में कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो, चाहे वो लाइट हो, कुछ भी हो, वो रिस्पॉन्स करता है। तो इन दैट केस, तो प्लांट क्योंकि रिस्पॉन्स कर रहा है, और कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्स, बस हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, प्लांट का जो रिस्पॉन्स होता है वो उसकी सेल सिग्नलिंग के थ्रू होता है। तो यहां पर हम कहेंगे कि जो प्लांट के केस में जो रिस्पॉन्स होगा वो कैसा होगा? सेल सिग्नलिंग का होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर कैसा होगा? सेल सिग्नलिंग का होगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम एक बार इसको रिकॉल करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो पहली चीज तो हम इसको कर देते हैं कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा, क्योंकि लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में ये देखा जाएगा कॉन्शियसनेस या रिस्पॉन्स। आप बोलेंगे बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, तो क्या प्रोकैरियोट्स में भी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई होता है? बिल्कुल होता है। आप किसी कल्चर मीडियम में जहां पे आपने बैक्टीरिया को ग्रो कर रखा है या फंगस को ग्रो कर रखा है, आप वहां पर कोई एंटीबायोटिक रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं, या फिर आप वहां पे किसी पर्टिकुलर डाई का रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बैक्टीरिया या फंजाई वहां पे रिस्पॉन्स देगा, वो अपने ग्रोथ पैटर्न में चेंजेस करेगा। और अगर वो उसके
रेस्पॉन्स में ग्रोथ पैटर्न में चेंजेस कर रहा है, दैट मीन्स कि वहां पर सिग्नलिंग हो रही है। अब यहां पे हमने सेल सिग्नलिंग कहा, वहां यहां पे जो है वो इंटरसेल्यूलर सिग्नलिंग भी हो सकती है और इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग भी हो सकती है। देखो, इंटर सेल्यूलर, ठीक है, और या फिर इंट्रा, ठीक है। तो इंटरसेल्यूलर सिग्नलिंग जो होती है, इंटरसेल्यूलर सिग्नलिंग का क्या मतलब हुआ कि दो सेल्स के बीच में, है ना, दो तीन सेल्स के बीच में जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जा रहे हैं। इंट्रा का मतलब इन विद इन द सेल जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, जो ऑर्गेनेलीज हैं, उनके बीच में जो सिग्नलिंग होती है। तो अब बैक्टीरिया तो सिंगल सेल होता है ना, तो वहां पर तो डिपार्टमेंट भी, अब वहां पे क्या है, डिपार्टमेंटेशन क्या कर रखा है, मेम्ब्रेन का, सेल और साइटोप्लाज्म का, यही डिपार्टमेंटेशन है, ठीक है ना। और बाकी जो साइटोप्लाज्म जो है उसका, उसमें थोड़ा डिस्टेंस का पार्टीशन है और कुछ भी नहीं है उसमें डिफरेंस। तो वहां पर जो भी सिग्नलिंग होगी वो इंट्रासेल्यूलर होगी, ठीक है ना, अंदर ही अंदर होगी जो भी सिग्नलिंग होगी। सो दिस हाउ हम देखते हैं, ये कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हम एक्चुअली में बात कर रहे हैं। ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है और इन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि क्या कोई चीज डिफाइनिंग है, डिफाइनिंग एज अ लिविंग कैरेक्टर है या नहीं है। तो हम, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे हम एक एक फैक्टर के बारे में। जैसे हम शुरुआत करेंगे विद ग्रोथ, तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप उसके बाद हम देखते हैं। तो आप ध्यान रखिए, लिविंग कैरेक्टर में डिफाइनिंग कौन कौन से हो गए, मेटाबॉलिज्म है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके अलावा कॉन्शियसनेस है, यानी कि रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, तो अब देखेंगे हम अबाउट ग्रो, हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे दैट ठीक है। सो क्या ग्रोथ, ये तो हम जान चुके हैं कि वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता बिकॉज ऑफ द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की वजह से वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो डेफिनेटली डिफाइनिंग कैरेक्टर होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रोथ क्या डिफाइनिंग है, तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या इंट्रिंसिक ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, तो डेफिनेटली ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम फर्दर बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, कुछ और इंपॉर्टेंट, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ग्रोथ आखिर होती क्या है, ठीक है। तो अगर ग्रोथ को डिफाइन कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर एंड मास, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर एंड मास। यानी एक्चुअली में ग्रोथ हम कैसे बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जो भी सेल्स हैं उनके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब डेफिनेटली वो डिवाइड कर रही है, सेल डिवाइड कर रही है और इसलिए नंबर इंक्रीज, या फिर उसका मास यानी वो ग्रोथ हो रही है, वो एक्सपेंड कर रही है। तो कुल मिलाकर के या तो ये जो सेल है इसके अंदर बदलाव आ रहा है, ये क्या कर रही है, साइज, ठीक है ना, इंक्रीज मास, या फिर ये फर्दर जो सेल जो ग्रोथ जिनकी हो चुकी है वो फर्दर इनके अंदर डिवीजन हो रहा है और ये ये नंबर इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये इंक्रीज इन नंबर हो गया, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर हो गया। तो ये दो ही फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्रोथ की इंक्रीज को आपको बताते हैं, ठीक है ना। फिर हमने इसमें देखा कि ये जो इंक्रीज होता है या ये जो ग्रोथ होती है दो तरीके की हो गई, एक तो इंक्रीज इन मास हो गया और एक सेल डिवीजन हो गया, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं कि इंक्रीज इन मास के बारे में, तो क्या प्लांट में और एनिमल में ये एक जैसा होता है, क्या ये ग्रोथ पैटर्न बिल्कुल प्लांट और एनिमल में बिल्कुल एक जैसी होती है या डिफरेंस होता है, देयर इज अ डिफरेंस। क्या इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस है, कैसा भी डिफरेंस है, तो डेफिनेटली है। अगर हम मास इंक्रीज की बात करते हैं, इंक्रीज ऑफ मास की बात करते हैं, तो उस केस में जो प्लांट होता है उसमें एकदम अनलिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है। कैसी ग्रोथ पाई जाती है, अनलिमिटेड।
और अगर हम बात करें एनिमल में तो लिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है, ठीक है। तो इनमें एनिमल में एकदम लिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है। नाउ व्हाट इज लिमिटेड एंड अनलिमिटेड इज ऑल अबाउट, देखो प्लांट जो होता है थ्रू आउट लाइफ वो अपना ग्रोथ करता रहता है, मतलब जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती, जब तक कि पूरी तरह से वो डिग्रेड नहीं हो जाता, तब तक उसके अंदर लगातार ग्रोथ होती रहेगी, सेल डिवाइड करती है और वो लगातार इंक्रीज करता रहेगा उसके मास के अंदर, ठीक है ना। जबकि अगर ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स की बात करें, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं हो सकती। उनकी ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होती है और उस टाइम पीरियड के बाद वो ग्रोथ क्या होती है, वो सप्रेस हो जाती है, वो ग्रोथ क्या होती है, वो एकदम रुक जाती है, रेजिस्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी ग्रोथ में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो किस चीज का है कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है और एनिमल की ग्रोथ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब अगर मैं सेल डिवीजन, ये तो किसकी बात की हमने, ये तो हमने बात की भाई ये मास इंक्रीज की बात की, ठीक है। अब अगर मैं कहूं आपसे कि इसमें अगर मैं बोलूं कि सेल डिवीजन के बेस पे बोले कि सेल डिवीजन में क्या कोई डिफरेंस है दोनों के बीच में, प्लांट एनिमल या प्रोकैरियोट्स के बीच में, सो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए जो सेल डिवीजन होता है, जो सेल डिवीजन है, ठीक है, वो तीन डिफरेंट प्राणियों में, तीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में बिल्कुल डिफरेंट होता है। और वो कैसे, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक, ये हुआ प्रोकैरियोट्स। इसके बाद हम बोलेंगे यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स में भी प्लांट और एनिमल। और इसमें भी हो जाएगा फर्दर प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो किस तरह का सेल डिवीजन होता है, तो प्रोकैरियोट के सेल डिवीजन को हम बोलते हैं अमाइटोटिक डिवीजन, ठीक है। अमाइटोटिक डिवीजन, इट्स अ काइंड ऑफ माइटोटिक डिवीजन, लेकिन उसके अंदर एक्चुअली में स्पिंडल फाइबर्स का कोई रोल नहीं होता। सो अमाइटोटिक डिवीजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नो स्पिंडल फाइबर्स, नो स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल भी स्पिंडल फाइबर्स का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है, देर इज नो यूज ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। वाइल इन केस ऑफ यूकैरियोट्स कि यहां पर जो दो तरह के डिविजन्स होते हैं, यहां पर माइटोटिक और मियोटिक दो तरह के डिविजन्स होते हैं। यूकैरियोट्स में माइटोटिक और दूसरे मियोटिक, दो तरह के डिविजन्स होते हैं। माइटोटिक डिविजन्स जो होते हैं वो कैसे डिविजन्स होते हैं, वो नॉर्मली ग्रोथ के लिए होते हैं। और मियोटिक ये किसके लिए होते हैं, माइटोटिक डिवीजन, इसमें सिंपल माइटोटिक, ये जैसे माइटोटिक डिवीजन है ये भी, पर विदाउट स्पिंडल फाइबर्स है, तो ये विद स्पिंडल फाइबर्स होगा, स्पिंडल, इधर भी स्पिंडल्स, ठीक। यहां तक हम बात करें तो दोनों में स्पिंडल्स प्रेजेंट होंगे। बट माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो कैसा डिवीजन होता है, नॉर्मल डिवीजन होता है माइटोटिक डिवीजन, जबकि मियोटिक डिवीजन जो होता है इसके लिए हम कह सकते हैं ये रिडक्शन डिवीजन होता है, रिडक्शन, यानी यहां पर रिडक्शन होता है। यहां पे माइटोटिक डिवीजन हो चाहे अमाइटोटिक डिवीजन हो, एक से दो सेल्स बनती है हमेशा, एक सेल डिवाइड होकर दो सेल्स बनाती है और फिर उसके बाद वो दो से चार, इस तरीके से ही कैस्काड चलता है। जबकि मियोटिक डिवीजन में पहली बार में ही एक से चार सेल्स बन जाती हैं। डेफिनेटली इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो माइटोटिक डिवीजन में बराबर बराबर बढ़ता है, जबकि वहां पर हाफ हो जाता है मियोटिक डिवीजन में। और मियोटिक डिवीजन बेसिकली काम किसके लिए आता है, तो मियोटिक डिवीजन जो होता है वो गैमीट फॉर्मेशन के लिए काम में आता है, गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है।
ओके, सो अब हम ये तो जान चुके हैं कि अमाइटोटिक और माइटोटिक डिवीजन में डिफरेंस क्या होगा, और वो डिफरेंस किस सेंस में होगा। वो डिफरेंस इसलिए होगा क्योंकि डिफरेंस स्पिंडल फाइबर्स का है, यहां पर कोई स्पिंडल फाइबर्स यूज ही नहीं हो रहा है। लेकिन फिर हमने बोला कि चलो ये तो ठीक है, स्पिंडल फाइबर दोनों में यूज होता है, मियोटिक माइटोटिक में, पर प्लांट में और एनिमल में क्या डिफरेंस है। तो प्लांट और एनिमल के सेल डिवीजन में भी देयर इज अ डिफरेंस। जब भी हमने इसको दो अलग अलग कैटेगरी में लिखा है तो डेफिनेटली वो डिफरेंस क्या होगा, उस डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो क्या होगा। देखो यहां पे जो डिवीजन होता है, ठीक है, यहां पे जो डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं अनएस्ट्रल। अनएस्ट्रल सेल डिवीजन, ठीक है। और जो एनिमल में होता है वो कहलाता है एस्ट्रल सेल डिवीजन, ठीक। तो देखो अनएस्ट्रल और एस्ट्रल सेल डिवीजन के का मतलब अगर हम समझना चाहें तो क्या है भाई। स्पिंडल फाइबर तो दोनों में बन रहे हैं, अभी अभी हमने बोला, चाहे माइटोटिक डिवीजन हो चाहे मियोटिक डिवीजन हो, दोनों ही डिवीजन प्लांट में और एनिमल में दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रोथ दोनों में होती है और गैमेट्स भी दोनों में बनते हैं। पर बात यार ये स्पिंडल फाइबर तो ठीक है, पर ये एस्ट्रल अनएस्ट्रल क्या चीज है, ये अनएस्ट्रल और एस्ट्रल क्या चीज है। तो देखो अगर स्पिंडल फाइबर्स जो बन रहे हैं, एस्ट्रल अनएस्ट्रल का मतलब होता है यहां पर नो सेंट्रोमियर, सेंट्रोजोम, ठीक है, कोई सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता, ठीक है। और यहां पे विद सेंट्रोजोम, देखिए मैं आपको बता देता हूं अगर आपको सेंट्रोजोम के बारे में नहीं पता है तो देखिए क्या होता है। ये स्पिंडल फाइबर जरूर बनेंगे, यहां पर सेल्यूलर डिवीजन हो रहा है तो ये स्पिंडल फाइबर्स तो डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे, बट यहां पर कोई क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रोटीन लेयर नहीं पाई जाती है और सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता है। जबकि यहां पर जब एनिमल सेल के अंदर हम देखेंगे, जब हम एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस देखते हैं तो यहां पर भी स्पिंडल फाइबर बनेंगे, बट आपको डेफिनेटली माइक्रोस्कोप के नीचे एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा, और इसीलिए इसको हमने एस्ट्रल और प्लांट के केस में हमने उसको एनेस्ट्रल कहा है। और वो क्या डिफरेंस होता है कि यहां पर एक प्रोटीन लेयर पाई जाती है, प्रोटीन फाइबर्स की लेयर पाई जाती है जो इसको एक स्टार लाइक ऐसा प्रोजेक्शन सा देती है, और जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। ये कुछ प्रोटीन फाइबर्स जो होते हैं यहां पर पाए जाते हैं इसके चारों तरफ, और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि स्टार जैसा अपीयरेंस इसको दे रहे हैं एनिमल के सेपरेशन के टाइम पे। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं एस्ट्रल सेल डिवीजन, और इसे हम बोल देते हैं अनएस्ट्रल। अनएस्ट्रल नेगेटिव वर्ड है, अनएस्ट्रल सेल डिवीजन इसके केस में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या मकसद था, हमारा मतलब ये था कि सेल डिवीजन जो है वो कैसे ग्रोथ का एक पार्ट है और उसे हम कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो डिफरेंस था वो यहाँ पे प्रोकैरियोट में कोई स्पिंडल फाइबर्स ही नहीं थे और यूकैरियोट में स्पिंडल फाइबर्स थे। लेकिन यूकैरियोट में भी प्लांट्स और एनिमल में बेसिक डिफरेंस क्या था, अनएस्ट्रल और नेस्ट्रल का, जो आपको समझ में आ गया। चलिए इसे हम मिटाते हैं और आगे चलते हैं इसके अगले कैरेक्टर के ऊपर। तो इसे मैं मिटा रहा हूं। आप अपनी क्वेरीज भी भेज सकते हैं हमें, ठीक है। सो डिवीजन ऑल्सो, अगर हम डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं तो डिवीजन ऑल्सो इनेबल्स टू रिप्लेस द सेल्स, ठीक है ना। तो डिवीजन एक्चुअली में सेल्स को रिप्लेस कर रहा है। डिवीजन ऑल्सो रिप्लेस सेल्स, रिप्लेस सेल्स, डिवीजन ऑल्सो रिप्लेस सेल, ठीक है ना। डिवीजन क्या करता है, सेल को रिप्लेस करता है। यूनिसेल्युलर जो डिवीजन होता है, यूनिसेल्युलर डिवीजन जो होता है वो इंक्रीज इन नंबर होगा। जैसे बैक्टीरिया के केस में हम कहते हैं, प्रोकैरियोट के केस में हम कहते हैं, जैसे यूनिसेल्युलर 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 जो डिवीजन होगा, तो यूनिसेल्युलर डिवीजन जो होता है टू इंक्रीज नंबर, टू इंक्रीज
नंबर। तो यूनिसेल्युलर डिवीजन एक्चुअली में किस लिए होता है? इंक्रीज नंबर। बैक्टीरियल सेल्स होती है, सिंपल बैक्टीरियल सेल्स होती है, तो एक सेल ही होती है, वो तो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती जाती है, तो ये किस काम के लिए होती है? सिंपली इंक्रीज नंबर। यहां पे नंबर इंक्रीज हो रहा है इस तरीके से, ठीक। तो ये सिंपली किस लिए होता है? टू इंक्रीज इन नंबर। ग्रोथ जो होता है नॉर्मल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए अंदर, वो कैसे होता है? वो इंक्रीज इन मास। इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अगर ग्रोथ बात करें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के केस में, तो वो कैसे होगा? इट इज एक्चुअली इंक्रीज इन मास। इंक्रीज इन मास, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बॉडी इंक्रीज इन मास, या हम सिंपली कह सकते हैं बॉडी मास। ठीक है। तो ये तो हमने सारी बातें की जो कि इंट्रिंसिक की बात हो गई, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें नॉन लिविंग के केस में, तो अगर हम बात करें यहां पर नॉन लिविंग, नॉन लिविंग ग्रो विद accumulation of material on surface, ठीक है। accumulation of material on surface। तो अब इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले सकते हैं? तो हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं यहां पे आपका सिंपली माउंटेन्स, ठीक है। जस्ट अ मिनट। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं यहां पे माउंटेन्स ले सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर्स एंड सैंड माउंट्स, सैंड माउंट्स, ठीक है। और इसी के साथ हमने ये भी जाना कि एक्चुअली में जो ग्रोथ होता है, वो ग्रोथ कभी भी एक डिफाइनिंग फैक्टर के जैसे बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। तो हमने ये भी कंसीडर कर लिया, इट्स नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। तो इट्स नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। तो यहां पर डिफाइनिंग कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुई ग्रोथ की बात। ग्रोथ बिल्कुल भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, हमने बहुत अच्छे से जान लिया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट हमारे उसके बारे में कंसीडर करेंगे। वैसे तो मैंने आपको इन जनरल बता ही दिया है सब कुछ, बट अब बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर जिसके बारे में हम एक्चुअली में बात करने वाले हैं, हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन के बारे में। बट अभी मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं, और इसी के साथ हम कंटिन्यू भी करेंगे फर्दर। सो रिप्रोडक्शन क्या है एक्चुअली में? रिप्रोडक्शन यानी कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, और रिप्रोड्यूस करने के बाद खुद के जैसी प्रोजेनी बनाता है, ठीक है, सिमिलर टू देम, ठीक है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस
progeny similar to them. ठीक है, खुद से सिमिलर जो प्रोजेनी होती है वो बनाता है। और इसके बारे में हम फर्दर और भी बातें करेंगे, और फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेरी आती है, चाहे वो इमेजिनरी क्यों ना हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, इरेलीवेंट हो लेकिन रेलिवेंट भी हो, कहने का मेरा मतलब है क्वेश्चन या क्वेरी आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए, स्टडी से रिलेटेड, नो मैटर फिर आपकी इमेजिनेशन का एक्सपेंशन कितना भी हो, आप कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट रेलिवेंट होना चाहिए टू द टॉपिक। और उसके बाद हम आपको रिप्लाई भी करेंगे, हम आपको रिस्पॉन्स जरूर देंगे, ठीक है, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई हम जरूर देंगे, ठीक है। सो वी आर वेरी कॉन्शियस एंड वी आर मेडिकल ब्लास्टर्स। सो इसी होप के साथ और एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत कीजिए आपकी नए करिकुलम की, और आप उसमें बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर के पढ़ाई कीजिए। और डेफिनेटली अगर आप बिल्कुल कंसिस्टेंट रहेंगे, हम आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाले हैं जहां पर चल करके आप डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन अगर वो सही डायरेक्शन में की जाए तो। सो डायरेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इसी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ, आई एम प्रतीक सिन्हा, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बॉटनी के साथ। सो टेक केयर।